केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी वीडियो लेक्चर के साथ हूं और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और थोड़े कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें हमें मैकेनिज्म दी रहती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन दे रखी है और उसकी स्टेप्स दे रखी हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज दैट ये हमने एक रिएक्शन लिख लिया। अब यहां पर इनिशियली ए मोल्स दिया गया है, प्रोडक्ट इनिशियली जीरो होगा। टी टाइम पर मान लेते हैं कि इसका a माइनस एक्स मोल्स पर लीटर बचा। अब क्या होगा कि इसके लिए हमें रेट इक्वेशन लिखनी है। हमें ये पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब यहां पर ये आप देख रहे हैं इनिशियली a ग्राम मोल्स दिया गया, टी टाइम पर कितना बचा a माइनस एक्स। तो इसकी रेट इक्वेशन हम पहले कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू k a t। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, लेकिन जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो हो गया। इसका मतलब r इज इक्वल टू k। तो हम लिख सकते हैं dx बाई dt। तो dx बाई dt यानी k dt इंटीग्रेट जीरो से x जीरो से t। dx इसका मतलब लिखेंगे डेल्टा x k डेल्टा t। फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन k t2 माइनस t1। कहने का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन को उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इफेक्ट नहीं कर पाता है। रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा अगर मैं इसके बारे में बात करूं ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में। तो देखो भाई यहां पर क्या है, dx by dt इक्वल टू k है। तो कई ग्राफ बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर जरा सा आप देखेंगे तो आप तुरंत चेक कर लेंगे कि ये जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है क्या है। कैसे देखिए, यहां पर हमने लिखा t और यहां पर लिखा dx by dt, यानी हमें ग्राफ किसके बीच में खींचना है, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के साथ। अब देखिए यहां पर dx by dt क्या है, रेट, यानी यहां पर लिख सकते हैं r और dx by dt। रेट ऑफ रिएक्शन कहें या dx by dt कहें एक ही बात है। तो अब टाइम चेंज होता जाएगा लेकिन dx by dt उतना ही रहेगा, कितना, कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू होगी k के बराबर। तो अगर टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि उसने कुछ इस तरह का हमें दिया डेटा, वो कह रहा है ये टाइम है और यहां पर उसने दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है उसने, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या दे रखी है, वो कह रहा है 4 4 4 4 लाइक दिस। अब वो यहां पर इस तरह का डेटा देता है और आपसे पूछता क्या है, फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है वो, तो देखिए कैसे देखेंगे। जब आपने देखा टाइम बदल रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बदल नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगी कब, जब कंसंट्रेशन की पावर कितना होगा, जीरो। अगर कंसंट्रेशन की पावर जीरो है तो ये यहां से हट जाएगा और r बराबर हो जाएगा k। कहने का मतलब ये है
कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही केस में चेंज नहीं होगी, वो तब जब रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप ये समझ लीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए 4 मोल्स पर सेकंड 4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है तो वो कन्वर्ट होता रहेगा। दूसरी बात, जब यहां पर ये जीरो हो गया तो अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की। तो अब R बराबर K, R क्या दे रखा 4, तो इसमें क्या होगा, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बात ये मैंने ग्राफ से बताया। अब देखिए दूसरी चीज, इसको मैं हटाता हूं, ये समझ में आ गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन बदलते जाएंगे लेकिन उसके बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर। एक ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ, यहां पर टाइम ले रहे हैं हम और यहां पर कंसंट्रेशन ले रहे हैं ए का। अब ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर ये T1 T2 T3, यहां पर X1 X2 X3 X4। अब क्या होगा, अगर मैं कहूं इस देखिए K is equal to what, X2 minus X1 upon T2 minus T1। धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होता जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं ये रिएक्टेंट ले रहा हूं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है बेटा, तो टाइम इनिशियली क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, फिर कुछ टाइम बढ़ा, कुछ ये कम हुआ, फिर कुछ टाइम बढ़ा, कम हुआ, एंड लाइकवाइज। आप देखेंगे ये इस तरह आएगा, कम होता चला जाएगा। देखिए इसको पहले लिख के मैं दिखाता हूं, ग्राफ को ड्रॉ करके तुम्हें। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, के डेल्टा टी, y बराबर एम एक्स। लेकिन बात यह है, y बराबर एम एक्स तो है, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको समझ लेंगे तो डेटा से आप ऑर्डर की पहचान कर लेंगे। यहां पर लिखा मैंने टाइम और यहां पर लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए। जीरो टाइम पर मान लीजिए ये 100 मोल्स था, 5 मिनट के बाद ये 90 है, 10 मिनट के बाद 80 है, 20 मिनट के बाद 70 है, 30 मिनट्स के बाद ये आपका 60 है। अब देखिए यहां पर 100, 90, 80, 70, 60 एंड लाइकवाइज 0।
5, 10, 20, 30 एंड लाइकवाइज। अब देखिए यहां पर ये 5 पर कितना है, 0 पे 100, 5 पे कितना है 90। टेन पे कितना है 80। ट्वेंटी पे कितना है 70। यानी ये पॉइंट्स अगर हम मिला दें तो वी विल गेट अ नाइस ग्राफ। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जा रहा है। बात ये नहीं है, बात खास ये है कि जो इस ग्राफ का स्लोप है वो रेट कांस्टेंट बताता है। जो स्लोप होगा इसका रेट कांस्टेंट बताएगा। अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मान लेते हैं ये इस तरीके से कर देते हैं। इसका मतलब 10 सेकेंड में कितने से कितना हो गया, 90 से 80 हो गया। इसका मतलब स्लोप की जो वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 का डिफरेंस हम इसमें ले रहे हैं, 5 का डिफरेंस यानी 15, 20। तो यहां पर कितना आ रहा है देखो 10, यानी यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा। देखो यहां पर 90 और 80, तो 10 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, यह है आपका 5 and it is rate constant, moles per liter per second। मैं ये कहना चाहता हूं दो चीजें, अगर आप टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और यही वैल्यू के की होगी। और जब आप टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्लॉट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माफ कीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता चला जाएगा, है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना। ये दो अलग अलग ग्राफ है, पहला वाला टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ है, दूसरा ग्राफ है टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा। खास बात क्या है, अगर टाइम और कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन पेपर में, यही इंपॉर्टेंट बात है, तो बस आप यहां से देखिए, यहां से देखिए 0 से 5 के बीच में कितना चेंज हो रहा है 10, 5 से 10 के बीच में कितना चेंज हो रहा है 10, 10 से 15 के बीच में कितना चेंज हो रहा है 10। इसका मतलब अगर हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कांस्टेंट रहता है, अगर ये बदलता नहीं है, सेम टाइम इंटरवल में सेम क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, सेम क्वांटिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि देखो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, कोई भी निकाल लीजिए, 100 माइनस 10 90, 10 कंज्यूम हो रहा 5 मिनट में, 90 माइनस 80 10 कंज्यूम हो रहा 5 मिनट में, 80 माइनस 70 10 कंज्यूम हो रहा 5 मिनट में। तो इसी को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, और ये बराबर किसके होगा, रेट के।
ये इंपॉर्टेंट बात। इस तरीके से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ सकते हैं। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है बेटा, जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने बात की। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन है यहां पर ए और ये प्रोडक्ट, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली ए लिया गया 0 टी टाइम पर, t1 टाइम पर मान लेते हैं यहां पे कंसंट्रेशन c1 है और t2 टाइम पर c2। अब हमें t1 t2 c1 c2 को रिलेट करना है। तमाम सारे न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिसमें t1 t2 और c1 c2 दे रखा होता है या रेशियो दे रखा होता है। देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, 2.303 t1 log 10 a upon c1। ये बचा हुआ है, t1 टाइम पर बचा हुआ, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो इस t1 को यहां लिख सकता हूं, इस t2 को यहां लिख सकता हूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। सेकंड को मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया, log 10। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा मैं, तो यहां पर देखो t2 माइनस t1 लिखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए कि ये आपको रिलेशन काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अब ये log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, a बाई c1 अपॉन a बाई c2। a कैंसिल आउट, a कट गया, ये रिलेशन आया। अब देखिए ये न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, उसने रेट कांस्टेंट पूछा आपसे, और अलग अलग टाइम पर उसने कह दिया कि t1 और t2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन उनका रेशियो गिवन है, उसने कहा, मैं एक न्यूमेरिकल बोलता हूं, आप न्यूमेरिकल लिखिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। हाँ, the rate of the first order reaction, the rate of first order reaction the rate of first order reaction is 0.4 moles per liter per second, 0.04 moles per liter per second at 10 minutes, at 10 minutes and 0.03 and 0.03 moles
is at 20 minute after initiation, after initiation of the reaction. Find out rate constant. अब इसमें रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, वो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, हाफ लाइफ पीरियड भी पूछ सकता है। तो अब देखिए यहां पर दे रखा है उसने फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसका दे रखा है रेट दे रखा है 0.04 मोल्स पर लीटर पर सेकंड एट 10 मिनट्स, 0.03 moles per liter per second at 20 minutes after initiation of the reaction. Find out the rate constant, value of rate constant. अब देखिए उसने दिया क्या है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि यहां पर मान लेते हैं R1 रेट है और यहां पर R2 रेट है, तो R1 R2 दे रखा उसने C1 C2 नहीं दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, R बराबर K कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है 80। अब ये कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर R1 बराबर K, T1 टाइम पर कितना है C1, R2 कंसंट्रेशन कितना C2, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला वाला 10 मिनट्स पे, दूसरा वाला 20 मिनट्स पे, तो इसका मतलब R20 अपॉन R10 कितना हो जाएगा C2 by C1। इसका मतलब यहां से C2 by C1 का रेशियो आ गया। C2 कितना है 0.03, देखो 20 मिनट पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे कंसंट्रेशन नहीं दे रखे हैं, कंसंट्रेशन नहीं दिया, रेट ऑफ रिएक्शन दिया, ये खास बात है। तो यहां से तुम्हें रेशियो मिलेगा C2 by C1। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी तो कंसंट्रेशन, क्वांटिटी रिएक्टेंट कम होती जाएगी तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है। तो अब हमें ये C2 by C1 मिल गया है। अब हमारे पास रास्ता साफ है, वैल्यू रख दीजिए, K is equal to 2.303 T2 minus T1 यानी 10 log 10। अब यहां पर क्या है C2 by C1 0.03 अपॉन 0.04, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया, तो यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बात ऐसी करते हैं बेटा जिसमें हमें स्टेप ऑफ मैकेनिज्म दे रखी है, कोई एक रिएक्शन है जिसके हमें स्टेप्स दे रखी है मैकेनिज्म, और वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो ये इस चैप्टर के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक दिया हुआ है इस तरीके से, ये बेटा रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन दे रखी है और इसके लिए मैकेनिज्म दे रखी है। 2NO रिवर्सिबल साइन एंड 2O2, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा उन्होंने K1, फिर
N2O2 प्लस H2, यहां K2 लिख रखा है, N2O प्लस H2, फर्दर N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। अब इसको उन्होंने लिख रखा है फास्ट स्टेप और इसको लिख रखा है स्लो स्टेप, और वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। यानी ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन, अब मैं इसमें आपको मेथड बताऊंगा इस तरह के रिएक्शन कैसे, क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो यहां पर ये रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रोजन और वाटर बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे हो रही है, ये रिएक्शन किस तरह पूरी हो रही है, वो इन स्टेप्स में हो रही है। यानी पहले NO जो है क्या करता है, वो डाइमराइज होता है, N2O2 में कन्वर्ट होता है। NO जो है पहली स्टेप में डाइमराइज होता है और ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये रिवर्सिबल स्टेप। फिर क्या होता है, N2O2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी N2O2 बना, फिर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहां पे उसने रेट कांस्टेंट दे दिया कुछ K2 और बना N2O और वाटर, ये बना। फिर N2O फर्दर H2 से रिएक्शन करता है, N2 और वाटर बनता है। अब अगर इन तीनों स्टेप्स को हम ऐड कर दें, अगर इन तीनों स्टेप को ऐड कर दें तो यू विल गेट दिस नेट रिएक्शन। तो पहले बात को समझिए, जो रिएक्शन हमारी दे रखी है हमको, जो हमें रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन कैसे आई, वो रिएक्शन इन स्टेप से आई। हम चाहते हैं कि इसको देख करके इसका ऑर्डर बताएं। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसको देखें तो देख के हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे देख करके कि भाई इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 इसका और 2 इसका 4 होना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा, हमें देखना होता है कि जो रिएक्शन दे रखी है उसकी जो स्टेप्स हैं उसमें स्लो स्टेप कौन सी है, यानी स्लोवेस्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का बनना किस बात पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का बनना इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन सबसे स्लो है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्लोवेस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप में, यानी इसी पर हमारा, यानी स्लो स्टेप का मतलब ये हुआ कि इनका बनना मुश्किल हो रहा है। स्लो स्टेप का मतलब कि मेन प्रॉब्लम इसी रिएक्शन में है, यानी इनके बनने में प्रॉब्लम आ रही है। ये जितनी जल्दी बन जाएंगे उतनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन यहीं से बनेगा। तो पहली बात क्या हुई कि अगर स्टेप दे रखी है मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप देखनी होगी, और उस स्लोएस्ट स्टेप से हमको रेट इक्वेशन लिख देनी होगी। यहां इन्होंने K2 दे रखा है तो हम K2 लिख लेंगे, यानी ये रेट इक्वेशन आई। रेट इक्वेशन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप्स लिखते हैं। पहले इतनी बात समझ लीजिए, पहली बात कि अगर मुझे किसी रिएक्शन के स्टेप्स दे रखे हैं मैकेनिज्म के, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन स्लो स्टेप है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगी हमें उस पर कंसंट्रेट करना है और उसके लिए रेट इक्वेशन लिखी है हमने। अब देखिए, अब रेट इक्वेशन लिखी, उसमें N2O2 है और H2 है, यहां पर N2O2 नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट पूरे पूरे आ जाए। तो हाइड्रोजन तो आ रहा है लेकिन NO नहीं आ रहा है, तो NO के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये स्टेप क्या कहती है, ये कहती है K1 बराबर
रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। हमारी मेन जरूरत किसकी है? इसकी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि इस रिएक्शन में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन तो है लेकिन NO नहीं है। यहाँ पर क्या है? N2O2। तो हमें क्या करना होता है? स्लोवेस्ट स्टेप की जो रेट इक्वेशन आई है उसमें हमें किसी तरीके से रिएक्टेंट्स को लाना है। तो उसकी हेल्प कहां से मिलेगी? यहां से। देखिए ये हो गया N2O2। अब N2O2 की जगह हम रख सकते हैं R इज इक्वल टू K2, N2O2 H2 है तो R इक्वल टू K2। अब यहां से उठा के रख दें इसको, K1 अब देखिए R इज इक्वल टू K, ये एक नया कांस्टेंट आ गया K। ये भी पूछ लिया जाता है। यानी इसके लिए जो रेट इक्वेशन आई, इसके लिए रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू K NO2 H2 ये आया। यहां पर ये पावर 2 है, इसका मतलब अब देखिए यहां पर रिएक्टेंट आ गया NO भी हाइड्रोजन भी। अंतर देखिए क्या है, ये कैसी है? 3 ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन with respect to NO is 2, with respect to hydrogen is 1। ये आया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी गिवन रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ओवरऑल सब कुछ डिस्कस कर दिया है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, सारे वीडियो लेक्चर्स को और प्रॉब्लम्स करिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड नाइट।